नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता चल ही गया है कि हम शुरुआत करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक के साथ साथ एएमयू या जितनी भी पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए हमने यहाँ शुरू किया है। साइंस में सबसे पहले हम तुम्हें सिखाएंगे केमिस्ट्री के सभी टॉपिक्स को अब हम आपके लिए सिखाने वाले हैं, जिसमें हम आपके लिए क्या करेंगे, एक एक करके सभी टॉपिकों पर वीडियो डालते जाएंगे और उनके क्वेश्चनों को कराते जाएंगे, जिससे कि आप सभी की जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें क्या हो, बहुत अच्छे से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। क्लियर है। लेकिन हम इसमें दो बातें को याद रखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस टॉपिक को जानेंगे जो भी हमारा चैप्टर है। आज हम आपके लिए वैसे चैप्टर लेकर आए हैं द्रव्य। क्या लेकर आए हैं? द्रव्य। लेकिन इसको पढ़ने से पहले आप दो बातों को बहुत अच्छे से जान लें कि हम इसमें क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसको जानेंगे, इसकी थ्योरी। क्या जानेंगे? इसकी थ्योरी को हम जान लेंगे। जितनी भी थ्योरी है उसको पहले जानेंगे। जब हम उसको पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद हम इसके आ जाएंगे एमसीक्यू पर। क्लियर है। दो स्टेप में हम इसको पढ़ाएंगे। पहला क्या होगा, इसमें जितना भी हमें पढ़ना चाहिए वो सारी चीज़ें जान लेंगे। उसके बाद हम इसके प्रश्नों को कराएंगे, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि अगर हम पहले क्वेश्चनों को करा दें तो बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें नहीं आती हैं। वहीं से बच्चों को क्या होता है, समझ में आने से क्या हो जाता है, वो टॉपिक रह जाता है और उससे होता क्या है कि बच्चा उस टॉपिक को क्या, पूरे सब्जेक्ट को ही पढ़ना छोड़ देता है। क्लियर है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि द्रव्य है क्या, कितने प्रकार का होता है, द्रव्य की अवस्थाएं क्या होती हैं। इन सभी टॉपिक्स पर आज हम आप सभी से बात करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है द्रव्य। क्या है हमारा टॉपिक? द्रव्य, मैटर। क्या होते हैं द्रव्य? ऐसे तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इन छोटी छोटी चीज़ों को जानते होंगे, लेकिन फिर भी हमारा काम यह है कि चीज़ों को शुरू से सिखाया जाए, बिल्कुल छोटे लेवल से सिखाया जाए। इसलिए हम शुरुआत इसी से कर रहे हैं। इसके बाद हम सभी चीज़ों को धीरे धीरे करके आपके लेवल से लेकर चलेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं द्रव्य। तो द्रव्य क्या होता है? द्रव्य वे सभी वस्तुएं होती हैं। क्या? द्रव्य वे सभी वस्तुएं होती हैं या वे सभी वस्तुएं जो क्या करती हैं, स्थान घेरती हैं। क्या करती हैं? स्थान घेरती हैं, जिनमें भार होता है और जिसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। क्या कहलाती हैं? द्रव्य। ठीक है। जैसे क्या है? लोहा, वायु, पानी, पत्थर। ठीक है ना। जैसे हमारी आंखें बंद हों और हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो हम बता देते हैं ना कि ये क्या है, बोर्ड है या ठोस है या द्रव है। जो कुछ भी पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस, जिसको भी हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर लें, जिसमें भार हो या जो स्थान घेरता हो, क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। क्लियर है। ये सब लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम शुरुआत यहीं से करेंगे। फिर बात आती है द्रव्य की अवस्थाएं। कितने प्रकार का होता है द्रव? तो द्रव के प्रकार होते हैं कितने? हमने पढ़े हैं 3, लेकिन होते कितने हैं? 5 प्रकार। ध्यान से समझेंगे कौन कौन सा। ठोस अवस्था, पहला प्रकार कौन सा है? ठोस अवस्था। दूसरा द्रव अवस्था। याद रखना, द्रव्य नहीं, द्रव्य में ही सभी आती हैं। ठीक है ना। अक्सर बच्चों को लगता है कि द्रव्य का मतलब द्रव है, नहीं। याद रखना, द्रव्य में क्या होगा? ठोस अवस्था। दूसरा द्रव अवस्था। तीसरा गैस अवस्था। चौथा प्लाज्मा। और पांचवा बोर, आइंस्टीन, कंडेंसेट। क्लियर है। और इसमें हमें पढ़ना क्या है? याद रखना, हमारे लिए ठोस, द्रव और गैस पढ़ने हैं। क्लियर है। प्लाज्मा और इसको हमारे लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो द्रव्य के प्रकार में हम पहला जो जानेंगे वो है ठोस अवस्था। क्या है? ठोस अवस्था। तो द्रव्य की ठोस अवस्था को हम जानेंगे। क्या है? द्रव्य की वह अवस्था जिसमें आकार तथा आयतन दोनों ही कैसे हों? निश्चित होते हैं। क्या हो? किसी द्रव्य का आकार और आयतन दोनों निश्चित हों तो वो क्या कहलाएगा? ठोस कहलाता है। जैसे सब लोग जानते हैं क्या होता है? लोहा, बर्फ, पत्थर। क्लियर है। प्लास्टिक, जो कुछ भी हम ठोस अवस्था में देख लें। क्लियर है। चलो बात आती है दूसरा, द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट। द्रव अवस्था क्या होती है?
द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन निश्चित होता है। याद रखना, क्या निश्चित होता है? आयतन निश्चित होगा द्रव में, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। क्लियर है? जैसे जल, दूध, तेल, पारा। इस तरह से कभी तुमने देखा भी होगा कि द्रव को अगर हम बात करें इसकी कि आकार क्या है? निश्चित नहीं है, लेकिन आयतन निश्चित है। आयतन का मतलब ये है कि जैसे 1 लीटर क्या है, मान लो पानी है, ठीक है, इसमें भरा हुआ है, तो इसका अगर हम आयतन निकालें जितने में क्या होगा? लिक्विड होगा। क्लियर है? और इसी 1 लीटर द्रव को हम क्या करेंगे? इस तरह के पात्र में भर दें, तो देखो ध्यान से समझना, इसका आयतन यहाँ जितना होगा उतना ही यहाँ होगा, लेकिन आकार बदल गया। आकार पहले कैसा था? इस तरह से, अब कैसा हो गया? इस तरह से, बड़ा सा ना। तो आकार में तो परिवर्तन होगा, लेकिन उसका आयतन क्या होगा? निश्चित होगा। दोबारा से समझना, द्रव क्या है? द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता। क्लियर है? जैसे जल, दूध, तेल, पारा। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। इसका अगला पॉइंट जो है वो है गैस अवस्था। गैस अवस्था क्या होती है? द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आकार व आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं। क्या कहलाता है? गैस अवस्था कहलाती है। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसके आकार और आयतन दोनों ही निश्चित ना हो। ठीक है? जैसे कोई भी गैस हम ले लें, वायु ले लो, नाइट्रोजन ले लो, हाइड्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो और हीलियम ले लो। जो भी गैसें हम देखते हैं वो सभी किसका उदाहरण हो जाएंगी? द्रव्य की गैस अवस्था का। क्लियर है? अच्छा, अब बात आती है कि इसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं है, कोई उदाहरण बताओ। तो ऐसे समझेंगे कि किसी गैस को हम प्रेशर लगा के इस पात्र में भर दें, मान लो किसी गुब्बारे में भर दें, ठीक है, और जब ये गुब्बारा फूट जाता है तो गैस क्या होती है? मान लो कि 1 लीटर गैस हो इस गुब्बारे में, और जैसे ही ये गुब्बारा क्या हो जाएगा? फूट जाएगा, तो ये चारों तरफ फैल जाएगा। क्या हो जाएगा? चारों तरफ फैल जाएगा। तो अब समझो, पहले आकार इतना सा था, अब इतना बड़ा हो गया, तो आकार में परिवर्तन हो गया। पहले इतनी जगह में थी तो आयतन इतना सा था, अब आयतन इसका निकालेंगे। समझ रहे हैं ना? ये छोटा गोला है, ये बड़ा गोला है, तो आयतन में भी परिवर्तन हो गया और किस में हो गया? आकार में तो परिवर्तन हो ही रहा है। क्लियर है? आगे हम चलते हैं। 3 अवस्थाएं हमने जान ली हैं। अब बात आती है कि हमारे मन में चल रहा होगा कि चौथी और 5वीं। तो देखो, ये अवस्थाएं हमारे सिलेबस में नहीं है और ज़्यादा हमें इसके बारे में जानना भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इनके बारे में बात करते हुए आगे चलते हैं। जैसे कि प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा क्या है? आप सभी लोग जानते होंगे, मोस्टली जो सभी तत्व हैं हमारे ठोस, द्रव या गैस अवस्थाओं में पाए जाते हैं सामान्य रूप से। क्लियर है? लेकिन हमारे ब्रह्मांड में बहुत से द्रव्य किस रूप में पाए जाते हैं? आयनीकृत अवस्था में भी पाए जाते हैं। वो जो आयनीकृत अवस्था है, ठीक है, वो जो आयनीकृत अवस्था है वही हमारी कहलाती है प्लाज्मा। क्या कहलाती है? प्लाज्मा। क्लियर है? आगे बात करते हैं किसकी? बोर आइंस्टीन कंडेंसेट की। देखो, ये 5वीं अवस्था है हमारी, ये चौथी अवस्था थी, ये कौन सी है? 5वीं अवस्था। किसके अलावा? ठोस, द्रव, गैस के अलावा एक प्लाज्मा होती है जिसमें द्रव्य या कोई भी कण किस रूप में रहता है? आयनीकृत रूप में। और अगर इसकी बात करें तो ये जो अवस्था है ये ताप और दाब की विशेष परिस्थितियों में ही होती है। कब होती है? ताप और दाब की विशेष परिस्थितियों में ही होती है। क्लियर है? अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा कि तरल पदार्थ क्या होते हैं। क्या तरल पदार्थ क्या होते हैं? वैसे हमें देखने में तो लगता है कि द्रव जो होते हैं वो तरल पदार्थ होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले हम समझेंगे क्या? जिन द्रव्यों में बहने का गुण हो, ठीक है ना, क्या होता है? बहने का गुण होता है, उनको हम कहते हैं तरल पदार्थ। क्लियर है? जैसे गैस, याद रखना, गैस भी क्या है? तरल पदार्थ है, और द्रव। गैस और द्रव दोनों ही हमारे क्या है? तरल पदार्थ है। मतलब इन दोनों में ही क्या है? बहने का गुण पाया जाता है। बात क्लियर है? अब हम जानेंगे कि द्रव्यों में
याद रखना, एक शब्द जरूर याद रखना, द्रव और द्रव्य, ठीक है। इन दोनों में अंतर जरूर मालूम हो, क्योंकि अक्सर बच्चे हाई स्कूल करके आते हैं तो इतना छोटी बातों को वो भूल जाते हैं ना, तो इसलिए हम कह रहे हैं द्रव्य और द्रव में अंतर याद रखना ना। चलो बात आती है द्रव्यों में अवस्था परिवर्तन, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी द्रव्य हो, क्या हो, कोई भी द्रव्य हो, उसके जो अणु होते हैं वो किस अवस्था में होते हैं, गतिज और स्थितिज, दोनों ही उनमें क्या होती हैं, ऊर्जा होती है। क्लियर है। तो बात आती है कि यदि हम किसी पदार्थ की गतिज ऊर्जा में वृद्धि कर दें, किस में वृद्धि कर दें, गतिज ऊर्जा में वृद्धि कर दें, बात आती है वृद्धि कैसे होगी, यदि हम उसे गर्म करें, तापमान बढ़ा दें, क्या कर दें, तापमान बढ़ा दें, ऐसे समझेंगे। पहले ध्यान से समझना, द्रव्यों में परिवर्तन कैसे समझेंगे, ऐसे समझो कि हमारे पास कोई ठोस है, क्या है, ठोस, ठीक है, मान लो बर्फ है, अच्छा उदाहरण है, क्लियर है, बर्फ है और इसको हम क्या कर रहे हैं, ठोस ही है, ठोस को हम थोड़ा सा गर्म कर रहे हैं, जब गर्म करेंगे तापमान दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं ना, गर्म करेंगे। तो सब लोग जानते हैं जब बर्फ को गर्म करेंगे क्या होगा, इसके अणुओं के मध्य गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, क्या बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, जिससे ये बहना शुरू कर देगा और बह जाएगा तो क्या बन जाएगा, द्रव। समझ गए, ठोस से किस में परिवर्तन हो जाएगा, द्रव में। और यदि हम उस पानी को और ज़्यादा गर्म करते रहें, क्या करते रहें, उसको और गर्म करते रहें, गर्म करते ही चले जाएं, ठीक है, तो ये किस में, द्रव में बदला है, द्रव से ये किस में बदल जाएगा, गैस में। क्लियर है। तो किसी द्रव्य को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन करना हम यहाँ सीख रहे हैं। तो हमने जाना कि ठोस को गर्म करेंगे तो वो द्रव में बदल जाएगा, द्रव को गर्म करेंगे तो वो गैस में बदल जाएगा। उल्टा भी प्रोसेस हो सकता है, जैसे किसी गैस को अगर हम ठंडा करें, क्या करें, ठंडा। क्लियर है। यदि हम किसी गैस को ठंडा कर दें तो वो द्रव में बदल जाती है, और उस द्रव को और ज़्यादा ठंडा कर दें, देखा होगा हम लोग आइसक्रीम जमाते हैं गर्मियों में ना, तो क्या करते हैं, उस द्रव को हम और ठंडा करते हैं, क्या करते हैं, बर्फ फ्रिज में रख देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, वो बर्फ़ बन जाती है। बात क्लियर हो गई। अवस्था परिवर्तन क्या है, ठोस से द्रव में परिवर्तन, द्रव से गैस में परिवर्तन, या गैस से द्रव में परिवर्तन और द्रव से बर्फ में परिवर्तन। ये हम परिवर्तन अब हम जान लेते हैं थोड़ा ढंग से, कि यदि हम ठोस से द्रव में परिवर्तन करेंगे तो ये परिवर्तन कहलाता क्या है। इसमें हम जानेंगे इसकी सबसे पहली अवस्था क्या है, उसका क्या नाम है, गलन। क्या है, गलन या मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या है, वह निश्चित ताप, वह निश्चित ताप कैसा है, निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव्य अपनी ठोस अवस्था से पूर्ण रूप द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उस द्रव्य का गलनांक कहलाता है। क्लियर है। जैसे कोई भी ठोस है, ध्यान से समझेंगे, कोई भी ठोस है, एक निश्चित ताप पर, कोई भी ताप हो, उस पर ये ठोस किस में बदल जाए, द्रव्य में बदल जाए, तो ये जो ताप है, ये ताप कहलाता है इस पदार्थ का, क्या कहलाता है, गलनांक। क्लियर है, बात समझ में है। मान लीजिए कि 90 डिग्री सेल्सियस पर कोई ठोस द्रव में बदल गया, तो उस ठोस का ये 90 डिग्री सेल्सियस ही क्या कहलाएगा, गलनांक। क्लियर हुआ। कहने का मतलब ये है कि कोई भी द्रव्य ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है जिस निश्चित ताप पर, तो वो ताप कहलाता है गलनांक, और ये प्रक्रम कहलाता है गलन। जैसे बर्फ धीरे धीरे पिघल रही हो या पूरी पिघल जाए तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, गलन, और जिस ताप पर पिघल रही है वो उसका कहलाएगा गलनांक। क्लियर है। जैसे हमारा लोहा है, लोहे को हम गर्म करते हैं तो वो भी पिघलता है, तो जिस निश्चित ताप पर वो पिघलेगा वो उसका कहलाएगा गलनांक। बात करते हैं आगे हिमांक की। किसकी बात करते हैं, हिमांक की। क्लियर है ना। चलो, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव्य अपनी द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है,
उस द्रव्य का हिमांक कहलाता है। दोबारा से समझेंगे, गलन को समझे थे। गलन में क्या होता, ठोस से किस में परिवर्तन, द्रव में परिवर्तन, क्या कहलाता है, गलन। क्लियर है। अब बात आती है हिमांक। हिमांक क्या है, द्रव से किससे, द्रव से किस में परिवर्तन, ठोस में। द्रव से ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है, हिमांक। बात समझ में आई। तो वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव्य अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में, सॉरी उल्टा हो गया, क्या है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव अवस्था से किसमें, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। क्लियर है। कोई द्रव क्या हो, एक निश्चित ताप पर ठोस में परिवर्तित हो जाए, क्या कहलाएगा, हिमांक कहलाएगा। जैसे बर्फ, बर्फ कहो या पानी कहो, जल, जल कितने ताप पर, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर किस में बदल जाता है, बर्फ में। क्लियर है। तो ये जल का ये क्या कहलाएगा, हिमांक, क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। बात क्लियर है। इसमें एक चीज़ और सब लोग याद रखना कि यदि किसी द्रव में अशुद्धि मिला दी जाए, क्या कर दी जाए, अशुद्धि मिला दी जाए, तो उसका हिमांक घट जाता है। यदि किसी द्रव में अशुद्धि मिला दी जाए तो उसका हिमांक घट जाता है। क्लियर है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं अब हम किसकी, क्वथन की या बॉइलिंग की। बॉइलिंग क्या है, गर्म करने पर जिस ताप पर, याद रखना ताप है ये सब कुछ, क्या है, ताप। गर्म करने पर जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। वह ताप जिस पर उस द्रव का, वह ताप जिस पर क्या हो, द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, क्या कहलाएगा, तो वो ताप कहलाएगा उसका क्वथनांक, क्या कहलाएगा, क्वथनांक। और ये प्रक्रम क्या कहलाएगा, क्वथन। अब बात आती है कि ये तो बड़ी जटिल सी परिभाषा है, तो सिंपल तरीका ये है कि ऐसा ताप या वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लग जाए, क्या हो, बॉयल होने लग जाए, तो वो ताप ही क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगा, उस द्रव का क्वथनांक कहलाएगा। क्लियर है। बात आती है कि अगर उस द्रव में अशुद्धि मिला दी जाए, क्या कर दी जाए, अशुद्धि मिला दी जाए। क्लियर है। तो हम इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। क्लियर है ना। क्या कि यदि अशुद्धि मिलाने पर या अशुद्धि उपस्थित हो, ऐसे भी कह सकते हैं, अशुद्धि क्या हो, उपस्थित हो, किसमें, द्रव में। द्रव में यदि अशुद्धि उपस्थित है तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है पेपर में। क्लियर है। क्या है, यदि द्रव में अशुद्धि उपस्थित है तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। क्लियर है। आगे हम जानेंगे, यदि दाब बढ़ा दें, दाब बढ़ा दें, बढ़ाने पर, अगर दाब बढ़ा दें तो क्वथनांक भी बढ़ जाएगा, क्वथनांक भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है भाई। कैसे, तो तुमने देखा होगा हम लोग कुकर में खाना पकाते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ हम उसमें क्या लगाते हैं, द्रव में दाब लगा के रखते हैं। जब दाब लगाते हैं तो क्वथनांक बढ़ जाता है, जब क्वथनांक बढ़ जाता है तो खाना हमारा जल्दी पक जाता है। क्लियर है। चलो, क्वथनांक बढ़ने का मतलब ये है कि ताप बढ़ जाता है। जब ताप ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, खाना जल्दी से बन जाता है। एक चीज़ और समझना, दाब घटाने पर, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, इनको भूल नहीं जाना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परिभाषा उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं याद हो रही कि क्या है एक वायुमंडलीय दाब, ये क्या है, उतना जटिल अभी तुम लोगों के लिए लग रहा होगा। वैसे है बहुत सरल सा, लेकिन अभी शुरुआत तुम्हें कठिन लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उस चीज़ से ज़्यादा यहाँ ध्यान देना। क्लियर है। क्या कि यदि अशुद्धि मिला दें तो क्वथनांक बढ़ जाएगा, यदि दाब बढ़ा दें तो क्वथनांक बढ़ जाएगा। ठीक है। यदि दाब घटा दें, दाब घटाने पर क्वथनांक घट जाता है। क्वथनांक क्या हो जाता है, घट जाता है। कोई उदाहरण बताओ। तो उदाहरण हम लोग देखते हैं कि जब हम पहाड़ों पर रहते हैं, कहाँ रहते हैं, पहाड़ों पर,
तो हमारा खाना क्या होता है, बहुत देर से बनता है। क्यों? क्योंकि उसका क्वथनांक घट जाता है, खाना कच्चा सा रह जाता है। बात समझ आ रही है? तो यही रीजन है क्या, कि दाब घटा देंगे तो उसका क्वथनांक घट जाएगा, ताप कम होगा, कम ताप पर ही बनना चाहेगा। जब कम ताप पर बनेगा तो कहीं ना कहीं देरी से बनेगा। क्लियर है? आगे हम चलते हैं। आगे हमारा टॉपिक है वाष्पन। क्या है? वाष्पन। वाष्पन क्या होता है? किसी भी ताप पर द्रव के वाष्प में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पन कहलाती है। जब कोई द्रव किसमें, वाष्प में परिवर्तित हो जाए किसी भी ताप पर। किसी भी ताप पर, जैसे हम अपने कपड़े सुखाते हैं, देखा होगा, सर्दियों में सुखाते हैं, गर्मियों में सुखाते हैं, हर समय क्या होता है, उसका पानी कैसे बदल जाता है, वाष्प में। कैसा भी ताप हो वो धीरे धीरे क्या होता है, वाष्प में बदलता रहता है। तो किसी भी ताप पर द्रव के वाष्प में बदलना, किसका, द्रव का किसमें बदलना, वाष्प में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ताप जो है वो निश्चित नहीं होता, किसी भी ताप पर हो सकता है। इसमें याद करने वाली चीज, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। पूछा जाता है कि वाष्पन किन किन बातों पर निर्भर करता है। वाष्पन की जो क्रिया है या दर है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो हम जानेंगे वाष्पन की जो दर है वो द्रव की सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? द्रव की सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। कैसे निर्भर करती है? तो जैसे हमने कहा कपड़े सुखाने हैं तो कपड़ों को सुकुड़ कर क्या रखते हैं, जैसे हम कपड़ों को धोएं और धोने के बाद सुकुड़ कर उनको क्या कर दें, टांग दें, ठीक है। एक हम क्या कर दें, उसको सिकुड़ कर टांग दें इस तरह से यूं, और एक को हम फैला के टांग दें। समझ रहे होंगे इस चीज़ को। तो कौन से कपड़े जल्दी सूख जाते हैं? जहाँ क्षेत्रफल क्या हो, ज़्यादा हो। क्लियर हो गया। दूसरी बात किस पर निर्भर करता है? ताप पर, जो हमारे वातावरण का ताप है। देखा होगा गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं जबकि सर्दियों में देर से सूखते हैं। तो कहीं ना कहीं वाष्पन की दर निर्भर किस पर करती है? ताप पर। क्लियर है। एक चीज़ और याद रखना, वायु में आर्द्रता, आर्द्रता मतलब नमी, अगर नमी ज़्यादा है तो वाष्पन की दर कम हो जाएगी, अगर नमी कम है तो वाष्पन की दर अधिक हो जाएगी। क्लियर है। किन किन बातों पर निर्भर करता है, याद रखना, ठीक है। वाष्पन की दर किस किस पर निर्भर करती है? द्रव के सतह के क्षेत्रफल पर, ताप पर, ठीक है, और किस पर करती है? वायु में आर्द्रता पर। क्लियर है। देखा होगा जब बारिश का असर टाइम होता है तो उस समय क्या होता है, हमारे कपड़े बहुत देरी से सूखते हैं। क्लियर है। आगे चलते हैं किस पर? ऊर्ध्वपातन। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो तुम मान ही लेना इंपॉर्टेंट क्या, ये 100% है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही। क्लियर है। हर साल ही आता है तो इसको थोड़ा सा ढंग से पढ़ लेना। क्या है ऊर्ध्वपातन? ऊर्ध्वपातन क्या है? ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में, याद रखना, ठोस अवस्था से सीधे किसमें, गैस अवस्था में परिवर्तन। परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। देखो सब लोग जानेंगे, हम लोग जानते हैं कि कोई भी ठोस है वो किस में परिवर्तित होगा, पहले द्रव में, और द्रव के बाद किस में जाएगा, वो गैस में। क्लियर है। जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ को हम पिघलाते हैं, द्रव बनता है, और उसके बाद वो किस में परिवर्तित हो जाता है, गैस में। परंतु यदि ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो यह क्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। ये प्रक्रम क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। तथा इस पदार्थ को, तथा ऐसा पदार्थ ऊर्ध्वपातज कहलाता है। क्लियर है। ऐसा पदार्थ जो सीधे ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए ऊर्ध्वपातज कहलाएगा, तथा यह क्रिया क्या कहलाएगी? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें उदाहरण। उदाहरण क्या है? नौसादर। क्या है? नौसादर। क्या है? ऊर्ध्वपातन का गुण दिखाता है या ऊर्ध्वपातज है। क्लियर है। कपूर, कौन? कपूर। और कौन कौन है? आयोडीन। क्लियर है। बात समझ में आ रही है। कौन कौन उदाहरण, याद रखना, वो 4 ऑप्शन देगा, वो पूछेगा इनमें से कौन ऊर्ध्वपातन की क्रिया को दिखाता है, तो कोई भी 4 ऑप्शन दे देगा। तो हमें पहचान लेना है, नौसादर होना चाहिए उसमें, कपूर हो या आयोडीन हो, हम उसे टिक कर देंगे। क्लियर है। बात आती है आगे कि द्रव्य का अणुगति सिद्धांत। द्रव्य का
अणुगति सिद्धांत व द्रव्य का वर्गीकरण। इसको जानने के लिए आप सभी लोग हमारी इससे जस्ट अगले आने वाली वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे कि ये हमारा पूरा टॉपिक, द्रव्य का पूरा टॉपिक हमारा 2 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है? लेक्चर 1 सभी लोग देख ही रहे हैं, लेक्चर 2 और हम इसमें अपलोड कर देंगे, जिससे कि आप सभी लोग पूरे इसको देख लेंगे। साथ के साथ लेक्चर 2 में ही हम इसके सभी क्वेश्चनों को करा देंगे। क्लियर है? जिससे कि आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे, सभी तरह के तुम लोग यहाँ से क्वेश्चन भी कर लोगे। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।